हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सभी समसामयिक विषयों पर आधारित हैं, तो इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। और दोस्तों, जो भी नोट्स बनाएं तो उसका रिवीजन जरूर करें, जिससे आप करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि इसके अंत में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी लेक्चर से रिलेटेड, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कब विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहली बार कोई दिवस ऐसा मनाया जा रहा है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। तो ये मनाया गया है 27 दिसंबर को। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में घोषणा की है कि अब 27 दिसंबर को विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि आने वाले भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारी से निपटा जा सके और किसी भी महामारी से चुनौती जो है उससे निपटा जा सके। तो दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने देश में महामारी से निपटने के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराए। चलिए फ्रेंड्स, तो कौन सा दिवस मनाया गया है 27 दिसंबर को? पहली बार तो ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। तो दोस्तों, क्या नाम है इस डे का? इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। कब मनाया गया है? 27 दिसंबर को। चलिए अब बात आई है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन की बात कर लेते हैं। इसके मेंबर कितने हैं? तो 193 मेंबर हैं इसके। हेडक्वार्टर जरूर ध्यान से सुनिएगा। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, जो कि अमेरिका में है। दोस्तों, आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक यानी अरबी, चाइनीज, इंग्लिश और फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश। तो ये कुल मिलाकर के 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूनाइटेड नेशन की। दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि इसके मेंबर कितने हैं? 193 हैं और 2 मेंबर ऑब्जर्वर के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो उनका नाम है एंटोनियो गुटरेज। क्या नाम है उनका? एंटोनियो गुटरेज, जो कि पुर्तगाल के हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो एंटोनियो गुटरेज हैं वो किस देश से संबंध रखते हैं? तो पुर्तगाल से रखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये महामारी की स्थिति कब आती है, या महामारी किस स्थिति को कहते हैं? जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाता है तो उसे महामारी कहते हैं। यानी दोस्तों, अगर कोई भी रोग ऐसा है जिसका कुछ समय पहले प्रभाव कम था, लेकिन एकदम से उसका प्रभाव जो है वो बढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति को हम महामारी कहते हैं। जिसमें कोविड-19 सबसे बड़ा उदाहरण है, जिससे आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इसके अलावा प्लेग, हैजा और चेचक, ये महामारी के ही प्रकार हैं। दोस्तों, महामारी किसी एक स्थान पर सीमित नहीं होती है, किंतु यदि यह दूसरे देशों या दूसरे महाद्वीपों से भी जा सकती है, यानी कि जो ये महामारी होती है ये दूसरे देश में या किसी दूसरे महाद्वीप में भी जा सकती है। जैसे हम देख पा रहे हैं कोविड-19 को, इससे हम पैंडेमिक भी घोषित कर देते हैं जब ये दूसरे देशों या दूसरे महाद्वीपों पर पहुंच जाती है। दोस्तों, महामारी का मुख्य कारण होते हैं बैक्टीरिया और वायरस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे महामारी से रिलेटेड। अब हम अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्विट्जरलैंड के किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों की एक नई परत की खोज की है? आंसर होगा इसका बेसल यूनिवर्सिटी। दोस्तों, जो स्विट्जरलैंड की बेसल यूनिवर्सिटी है, वहां के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव के जबड़े की मांसपेशियों की एक नई परत की खोज की है, जिसकी खोज आज तक नहीं हुई थी या जिसका जिक्र आज तक कहीं नहीं किया गया था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज मानी जा रही है। और दोस्तों, ये जो परत खोजी है, इसको नाम क्या दिया गया है या दिया जाने वाला है? तो ध्यान से सुनिएगा इस परत का नाम। तो उसका नाम है मस्कुलस मस्सेटर पार्स कोरिनिडिया। तो दोस्तों, ये इस परत का नाम होगा। अभी इसको प्रस्तावित किया गया है
आने वाले समय में इसका नाम एडिट हो सकता है, जुड़ सकता है, घट सकता है। तो अभी इसका जो नाम प्रस्तावित किया गया है वो किया गया है मस्कुलस मास्टेटर पार्स कोनिडिया। तो दोस्तों बात आई है स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये मांसपेशी आखिर पाई कहाँ जाती है। तो दोस्तों ये जो मांसपेशी है ये हमारे कान के नीचे जो जबड़ा होता है उसी के पास पाई जाती है, यानी उसी जबड़े में पाई जाती है। दोस्तों हमारा जो जबड़ा होता है जिससे हम किसी भी चीज को खाने का या किसी भी चीज को मुंह से दबाने का काम करते हैं, तो उस मांसपेशी को हम बोलते हैं मासेसेटर मांसपेशी। ठीक है दोस्तों। अब उसके पहले दो पार्ट पता थे, लेकिन अब इसका तीसरा पार्ट भी पता चला है। किस मांसपेशी का? मासेसेटर मांसपेशी का। उस तीसरे पार्ट का नाम है, जिसे सी पार्ट कहा गया है, तो उसका नाम क्या रखा गया है? मस्कुलस मासेसेटर पार्स कोरिनिडिया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड की बात करें तो ये यूरोप का एक देश है, यूरोपियन कंट्री है, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है वर्न। कैपिटल क्या है याद रखना है स्विट्जरलैंड की, वो क्या है? वर्न है। और दोस्तों अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो इसकी जो जमीन है वो 60% यानी 60% जमीन जो है वो एल्पस के पहाड़ों से ढकी हुई है। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं, गांव हैं, इसके अलावा झीलें हैं। तो ये सभी देखने को मिलता है। ये इसलिए बहुत खूबसूरती वाला देश कहा जाता है, यानी जो यहाँ की प्राकृतिक बनावट है वो बहुत ही उच्च स्तर की है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? वर्न है। यूरोप का ये देश है और इसकी जो 60% जमीन है वो एल्पस के पहाड़ों से ढकी हुई है। स्विट्जरलैंड के लोगों का जो जीवन स्तर होता है वो दुनिया के लोगों की अपेक्षा काफी ऊंचा होता है, यानी जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने का की जो लालसा होती है वो अधिक पाई जाती है अन्य दुनिया से। चलिए अगर हम इसके पड़ोसी देशों को भी देख लेते हैं, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, यानी स्विट्जरलैंड के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो स्विट्जरलैंड के पड़ोसी देश हैं फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया नहीं समझना है, ऑस्ट्रिया है। इसके अलावा इटली भी इसका पड़ोसी देश है। तो स्विट्जरलैंड लगभग लगभग जो है वो बड़े महत्वपूर्ण देशों से घिरा हुआ है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने किस स्टेट से हाल ही में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने का के लिए एक पैनल गठन किया है, यानी पैनल का गठन किया है? तो आंसर होगा इसका नागालैंड। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है उससे नागालैंड से हटाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, और उसने ये कहा है कि आप जो ये एक्ट है इसकी रिपोर्ट दीजिए 45 दिनों के अंदर, और हमें बताइए कि क्या यहाँ पर ये एक्ट हटाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये जो कमेटी तैयार की गई है इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे विवेक जोशी, जो कि जनगणना आयुक्त हैं। तो दोस्तों इस समिति में 5 सदस्य हैं। इसके अलावा पीयूष गोयल भी इसमें शामिल हैं, और इसके अलावा दोस्तों नागालैंड के जो मुख्य सचिव होंगे वो भी इस समिति में शामिल होंगे। पुलिस महानिदेशक जो होंगे नागालैंड के वो भी इसमें शामिल होंगे, और असम राइफल्स के जो डीजीपी होंगे वो इसमें शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के जो नागालैंड में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए जो समिति गठित की गई है उसमें 5 लोग शामिल हैं, और उन 5 लोगों के जो अध्यक्ष हैं वो होंगे विवेक जोशी। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो कमेटी है ये आखिर क्यों गठित की गई है, इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों हाल ही में नागालैंड में सेना के द्वारा 14 नागरिकों की मौत हो गई थी, यानी सेना की गोलाबारी में या सेना के द्वारा जो गोलियां चलाई गई थी उसमें 14 नागरिक मारे गए थे। कहां पर? नागालैंड में। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि सेना के खिलाफ वहां पर कुछ प्रदर्शन हुए, और काफी प्रदर्शन हुए, और इसके अलावा एक और जोर शोर से बात उठने लगी कि जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नागालैंड में लगाया गया है इसको खत्म किया जाए। अगर खत्म नहीं किया जाता है तो इसी प्रकार से लोग मारे जाएंगे। दोस्तों इस पर गृह मंत्री ने लोकसभा में यानी सदन में उन्होंने खेद भी जताया, और इस पर जवाब भी दिया कि सेना की इसमें गलती थी जिसके कारण आम नागरिक मारे गए हैं, और इसके लिए एक कमेटी भी बिठाई गई है कि आखिर क्या कारण रहे जिसके कारण उनको मारा गया है। दोस्तों
तो इस प्रकार से नागालैंड में जो सशस्त्र बल विशेष शक्ति या विशेष अधिकार अधिनियम है उसको हटाने के लिए मांग की जा रही है और वहां पर इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। तो इस समिति को गठित करने के पीछे यही कारण है कि नागालैंड में ये देखा जाए कि क्या अभी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाना सही होगा कि गलत निर्णय होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की। यह एक्ट है क्या? तो यह एक ऐसा एक्ट है जो सशस्त्र बलों को यानी फोर्सेस या सेना को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। यानी सेना के पास ये शक्ति होती है कि अगर किसी को भी उन पर शक होता है तो वो सेना के व्यक्ति या सेना के जो जवान होते हैं उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं और अगर विशेष परिस्थिति आती है तो गोली भी चला सकते हैं। तो ये होता है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। दोस्तों जब भी किसी क्षेत्र में ये एक्ट लागू होता है तो वो एक्ट 6 महीने तक उसी स्थिति में बना रहता है, यानी 6 महीने के पहले वो वापस होने वाला नहीं है। अब भारतीय संसद के द्वारा 11 सितंबर 1958 को इसको पारित किया गया था। दोस्तों वह कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर ये एक्ट लागू होता है? नागालैंड, असम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये लागू होता है। इसके अलावा असम के कुछ जिलों में भी लागू है ये। अभी वर्तमान में कौन सा एक्ट? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के वो कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर ये लागू होता है? तो ध्यान से सुनिएगा उनके नाम। नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये जो स्टेट हैं यहां पर ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सुशासन सूचकांक 2021 को जारी किया है, यानी गुड गवर्नेंस सूचकांक इंडेक्स जारी किया है। तो इसको किसने तैयार किया है? आंसर होगा इसका प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने। दोस्तों गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 की बात करें तो इस इंडेक्स में जो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा हैं ये टॉप 3 स्टेट हैं, यानी इन्होंने गवर्नेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा वर्क किया है। 2019 की तुलना में गुजरात ने 12% की वृद्धि दर्ज की है और गोवा ने 25% की वृद्धि दर्ज की है। दोस्तों अगर हम बात करें यूपी की तो यूपी ने 2019 की तुलना में 9% की वृद्धि की है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य की श्रेणी में मिजोरम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 में टॉप के स्टेट कौन रहे हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। किस देश के डेसमंड टूटू का 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया है? तो दोस्तों जो डेसमंड टूटू हैं इनका संबंध है साउथ अफ्रीका से, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब ये फेमस क्यों हैं ये भी हम जान लेते हैं। दोस्तों इनके फेमस होने का कारण है कि इनका रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करना। इन्होंने साउथ अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया है, तो इसके लिए उन्हें 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इन्होंने रंग भेद के खिलाफ विरोध किया है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है, तो इसलिए इनकी जो मृत्यु है वो दुनिया में चर्चा का विषय बनी थी। जो तिब्बती धर्म गुरु हैं जिनका नाम है दलाई लामा, तो उन्होंने डेसमंड टूटू को अपना आध्यात्मिक भाई भी बताया था। तो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं नोबेल पीस प्राइज की। तो डेसमंड टूटू को भी नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। अब हाल ही में जो नोबेल पीस प्राइज दिए गए हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 2019 में आबी अहमद को दिया गया था जो कि इथियोपिया के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा 2020 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड नेशन में है। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों 2021 के नोबेल पीस प्राइज की तो ये दिया गया है 2 लोगों को, मारिया रेसा और डेमेट्री मारातो। तो दोस्तों 2 लोगों को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 2021 में। किसे किसे? मारिया रेसा और दामेत्री मारातोव को। दोस्तों ये दोनों पत्रकार हैं, ठीक है। तो मारिया रेसा फिलीपींस की हैं और जो दामेत्री मारातोव हैं ये कहाँ के हैं? रसिया के हैं। अब हम स्टडी कर नॉलेज की बात कर लेते हैं जिसमें हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा इन प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, किस राजा ने
एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया? आंसर होगा शेर शाह सूरी ने। यानी शेर शाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे बाद में क्या कहा गया था? रुपया। बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में कौन सा हार्मोन पाया जा सकता है? तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन पाया जा सकता है। किस तंतु या फाइबर को कृत्रिम रेशम कहा जाता है? तो रेयान को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। भारत की आकस्मिकता निधि या अकस्मात निधि का संरक्षक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किस शहर में ब्रह्मोस एरोबेस क्रूज मिसाइल की निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है लखनऊ में। दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। तो उन्होंने 26 दिसंबर 2021 को लखनऊ में ब्रह्मोस एरो स्पेस क्रूज मिसाइल की एक निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस मिसाइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ये रसिया के सहयोग से बनाई जा रही है, या ये मान सकते हैं कि ये भारत और रसिया की मिसाइल है। ठीक है दोस्तों, यह जमीन, विमान, पनडुब्बी या जहाजों से लॉन्च की जा सकती है और यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दोस्तों, ब्रह्मोस जो मिसाइल है, यह देश की सबसे आधुनिक और दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल पहाड़ों की छाया में छुपे दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बना सकती है। इसका पहला सफल परीक्षण कब किया गया था? 12 जून 2001 को। तो किस देश के सहयोग से बनाई जाती है यह मिसाइल? रसिया के सहयोग से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, यानी डिप्टी एनएसए बनाया गया है? आंसर होगा इसका विक्रम मिश्री। तो दोस्तों, चीन के बारे में विशेषज्ञता हासिल करने वाले, यानी चीन के बारे में बहुत कुछ जानने वाले विक्रम मिश्री को हाल ही में देश का नया डिप्टी एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया गया है। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है अभी वर्तमान में? तो अजीत डोभाल हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार काम क्या करता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का काम होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या प्रधानमंत्री जी होते हैं, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सलाह देना। इसका काम होता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का। दोस्तों, चीन के मौजूदा संबंधों को मद्देनजर इनकी नियुक्ति की गई है, क्योंकि ये चीन के बारे में विशेषज्ञता हासिल किए हुए हैं। 1989 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं और चीन में ये भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। दोस्तों, मिस्री विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 97वें तानसेन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ग्वालियर में। इसका आयोजन 25 से 30 दिसंबर तक किया जाएगा, यानी 25 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और ये 30 दिसंबर तक किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है और मोहम्मद गौस का मकबरा है। तो जो तानसेन समारोह शुरू होता है, तो सबसे पहले तानसेन और मोहम्मद गौस के मकबरों पर ही संगीत समारोह आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद गौस के शिष्य कौन है? तानसेन। और दोस्तों, याद रखिएगा कि तानसेन और मोहम्मद गौस का जो मकबरा है वो पास पास ही है। कहाँ है? ग्वालियर में है। चलिए, अब हम जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इन प्रश्नों को। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कब विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया है? 27 दिसंबर को। स्विट्जरलैंड ने किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों की एक नई परत की खोज की है? तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है बेसल यूनिवर्सिटी। केंद्र सरकार ने किस राज्य में हाल ही में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने के लिए एक पैनल का गठन किया है? आंसर है नागालैंड। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सुशासन सूचकांक 2021 को जारी किया है। इसे किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो आंसर होगा इसका प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के डेसमंड टूटू का 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया है? आंसर है इसका साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में ब्रह्मोस एरो स्पेस क्रूज मिसाइल की निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है?
आंसर है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? विक्रम मिश्री। और किस प्रदेश में संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश। दोस्तों, अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट संसद द्वारा कब पारित किया गया था? और 2021 का नोबेल प्राइज किसे किसे दिया गया है? तो ये सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल के सही और सटीक आंसर दिए हैं महेंद्र सिंह, तान्या साक्य और साक्षी शशि कुमार ने। दोस्तों, आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा या कोड यूज करिएगा स्टडी कर 01। क्या है कोड? स्टडी कर 01। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। और जब भी कोड मांगा जाए तो आपको कोड यूज करना है स्टडी कर 01। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8602 3197 13 है। राजा गुप्ता को आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो अनअकैडमी पर दिसंबर माह में बैचेज स्टार्ट हुए हैं, अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। और अगर आप अनअकैडमी पर फ्री क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।